हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को कल फिनिश किए थे। आज हम लोग सेक्शन सी को देखेंगे, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर 2022 जैक बोर्ड हम लोग एग्जाम दिए थे वही क्वेश्चन पेपर है। सारा क्वेश्चन पेपर को मैं टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, सॉल्यूशन को भी टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, तो वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट बोल रहा था भैया 1 साल का प्रीवियस ईयर दे रहे हैं बस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर का, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर जितना मार्क्स आया था जैक बोर्ड में कभी नहीं आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोरोना में स्पेशल टॉपिक पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस किया गया था, तो वही सब बने थे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर बनाइए। उसके बाद इस बार का मॉडल सेट आएगा तो उसको बनाइएगा। उसके बाद आप जब रिवीजन करिएगा तब आपको आइडिया लगेगा कि कौन पे फोकस करना है, कौन पे फोकस नहीं करना है। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे पढ़िएगा, कोई फायदा है नहीं ना। इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, तो पहले मॉडल सेट देखेंगे ना। इससे पहले जो इंपॉर्टेंट है, जो स्कोरिंग पेपर है उसको बना लेंगे, कर लेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे। और ठीक है, तो पहले जो हाथ में पहले उसको कंप्लीट करिए। मैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, एक भी नहीं पढ़ा था। मॉडल सेट आइडिया लगता है ना। इस बार जैक बोर्ड को बोल दिए सर मॉडल सेट, तो मॉडल सेट करिएगा ना, वहाँ से बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन उसमें है। ठीक, तो चलिए लॉन्ग बनाना है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कोई दिक्कत होगा तो और कमेंट वगैरह करिएगा, लेकिन पढ़ाई जैसे पढ़ा रहे हो वैसे पढ़िए, करिए, सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अभी इतना पैनिक नहीं होना है, बहुत समय है, बहुत टाइम है, धीरे धीरे सब होगा। ठीक, चलिए तो बता दे रहे हैं कि लॉन्ग आंसर में क्या था कि आपका आंसर यानी 3 करना है आउट ऑफ 5। 5 दिए रहेंगे, उसमें से आपको 3 बनाना है। 5 नंबर का रहेगा, 15 नंबर का लॉन्ग था। अब इस बार अब मान ली 15 नंबर का था, हर बार 15 का नहीं रहेगा। इस बार पता नहीं कैसे क्या देगा। उससे पहले जाइएगा तो उससे पहले जैक बोर्ड में कभी पैटर्न था 40 ऑब्जेक्टिव 40 ऑब्जेक्टिव, इसीलिए इंतजार करिए। मॉडल सेट नहीं दे रहा, देना था इसी वीक में, पता नहीं क्यों नहीं दिया। तब तक हम लोग प्रीवियस ईयर का कर लेंगे, उसके बाद मॉडल आएगा तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको समझते चलना है। इसको फिर टेलीग्राम भी सेंड कर दिया, वहाँ से नोट्स आप निकलवा सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको देख के पढ़ लेना। तो सॉरी, सारा तो मैं बनाता नहीं हूँ, एक एक तो हमेशा छोड़ता हूँ, तो इसमें भी एक क्वेश्चन को छोड़ दिया हूँ। आप बनाइएगा, बाकी मैं सोल्व कर दूंगा। ठीक है, जैसे सेक्शन बी और सेक्शन ए में किए थे, एक एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे, उसी प्रकार सेक्शन सी में भी एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे। ठीक है, आप अपना नोट से जहाँ जहाँ से पढ़ते होंगे वहाँ से अपना जैसे करना होगा उसको कर लीजिएगा। चलिए, तो क्या था क्वेश्चन, आंसर यानी 3, मैं 4 का जवाब दूंगा, 5 इसमें दिया हुआ है। तो एक सेकेंड, 15 का ए, 15 नंबर है, 15 का ए में कह रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो हाफ साइकिल है कि फुल है, देख लेते हैं। हाफ साइकिल है, ठीक है, तो हाफ साइकिल फुल साइकिल में 0 हो जाता है, तो इसको आप करिएगा खुद से। ठीक है, इसके बाद बी में क्या था, देखिए दोनों बड़ा बड़ा डेरिवेशन है, और दिया था मात्र 5 नंबर में। 5 नंबर दिया था, लेकिन 5 नंबर का एक क्वेश्चन अलग है, ये 5 का अलग है, लेकिन दोनों मिला कर दिया था, इसलिए हम लोग इसको छोड़ दिए थे। मैं एग्जाम में इसको नहीं बनाया था, स्किप कर दिया था, दूसरा बनाए थे। ठीक, चलिए तो सेकंड में है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर द क्या फुल साइकिल के लिए। तो डू योर सेल्फ, आपको ये छोड़ दिए, आपको बनाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। डेरिवेशन है, देखिए न्यूमेरिकल जैक बोर्ड में न्यूमेरिकल नहीं रहता है, बहुत कम न्यूमेरिकल। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, तो डेरिवेशन रहते हैं ज़्यादा। ठीक है ना, इसलिए बता दें डेरिवेशन पे काम करें। देखिए फिर अगर अगला भी डेरिवेशन है, क्वेश्चन नंबर 16 में डेरिवेशन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, ये सब का डेरिवेशन फिक्स है कि आना ही आना है, एक ना एक कहीं ना कहीं से देगा। ठीक, जहाँ से पढ़ रहे होंगे रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स, तो बोलिएगा सर को थोड़ा कंपाउंड क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप। दोनों का जो न्यूमेरिकल है, दोनों में 2-2 होगा। एक नियर लिस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन, वहाँ पे डेरिवेशन बनता है से, एक आपका इन्फिनिटी में बनता है से, तो दोनों में से एक आता है। ज़्यादा चांस रहता है कि नियर पॉइंट वाला ही आता है, नियर पॉइंट वाला ही पूछता है। जैसे कि आज यहाँ पर पूछा है कि ड्रॉ ए लेवल डायग्राम और फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप डायग्राम करना है, उसके बाद डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, व्हेन द इमेज इज फॉर्मेटेड नियर पॉइंट या फिर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहाँ पर भी इमेज बनते हैं, तो आपको ड्राइव करके एक्सप्रेशन सब बताना है कैसे कैसे क्या होता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, शायद पढ़े नहीं होंगे कोई स्टूडेंट, बहुत भी सिलेबस कितना कंप्लीट नहीं हुआ होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि आखिर होता क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठीक, देखिए क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन मैग्नीफाइंग फॉर्म। छोटा सा ऑब्जेक्ट को बड़ा रूप में देखने के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स, कंपाउंड क्यों हो गया, 2 कन्वेक्स लेंस इसमें जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंसेस, लेंसेस 2 बार टाइप हो गया। ठीक है, लेंसेस और क्या है
प्लेस कोएक्सियली मतलब कि एक ही एक्सिस पे दोनों ऐसे करके, जैसे कि एक्सिस है ना, इस ऐसी दोनों लेंस रहता है, यहाँ पर एक बड़ा एक छोटा रहेगा, तो इसी को बोलते हैं कोएक्सियली दोनों प्लेस्ड रहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे डेरिवेशन में समझ आएगा। लेट अस कंसीडर, चलिए थोड़ा सा सोचते हैं विचारते हैं कैसे क्या है। एक सेकंड, चलिए इसमें आपका दो टर्म मिलेगा देखने को, एक मिलेगा एलो, एक मिलेगा एल ई। एलो को बोलते हैं क्या, एलो को बोलते हैं कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल साइज। ठीक, स्मॉलर साइज एंड फोकल लेंथ दोनों इसका छोटा छोटा रहेंगे, एंड प्लेस टुवार्ड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्रति मतलब उधर रहेगा, ऑब्जेक्ट के टुवार्ड्स मैंने की ओर, ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, तो इसे ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। सिमिलरली एक आपका एली रहेगा, एली क्या होता है, एक कन्वेक्स लेंस, ये भी लेंस है, ये भी दोनों लेंस है, ठीक है, दोनों कन्वेक्स लेंस है, इसका लार्ज साइज रहेगा तो फोकल लेंथ भी बड़ा हो गया। अब प्लेस टुवार्ड द किधर, टुवार्ड द आई, हेंस इट इज कॉल्ड आई पीस। तो एक आपका आई पीस है, एक आपका क्या है, इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्ट की तरफ पे रहेगा तो ऑब्जेक्टिव, छोटा रहेगा इसका सब कुछ है, इसका सब कुछ बड़ा रहेगा आई की तरफ, आई पीस इसको बोलेंगे। तो लेंस का पार्ट हो गया, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिए आपको, ये सब नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट डेरिवेशन करके और उसको फिर व्याख्या कर देना है, ठीक है। लेकिन आपको व्याख्या करेगा तो और अच्छा है, बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो डेरिवेशन को व्याख्या करना रहता है, तो वो भी तो लास्ट में नीचे करेंगे। लेकिन इतना बताना आवश्यकता नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये इतना बताने का आवश्यकता है नहीं, ठीक है। इसके बाद तो थोड़ा सा बता दिए, चलिए मेरे नोट्स में था तो सोचे कि आप लोग को भी बता दे रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एलो एंड एली कैन बी एडजस्टेड। अब एलो एली का जो डिस्टेंस है यहाँ पे देखिए फिगर में, ये दोनों का जो डिस्टेंस है इसको एडजस्ट किया जा सकता है, इसको चेंज, इसको आगे पीछे करके हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आगे क्यों एडजस्ट करेंगे आगे बताएंगे। क्योंकि हम लोग को इसके अंदर में लाना रहता है, इसका फोकल लेंथ के अंदर में हमको क्या लाना रहता है, इसका फिगर बनाना है, मतलब एपी के अंदर में, इसीलिए कैन बी एडजस्टेड, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कैन बी एडजस्ट मतलब किया जा सकता है, तो इसको फिक्स नहीं है एल ओ एल का डिस्टेंस। चलिए केस 1 देखेंगे, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मेट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDODV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। अब देखिए केस 1 में कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे नहीं बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि न्यूनतम जो दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, सॉरी, तो वहीं पर बनेगा। देखिए फिगर में ये आपका, देखिए ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे थे, आपका ऑब्जेक्टिव है एलो, एली आपका आई पीस है, दो का लेंस हो गया, दोनों कोएक्सियली प्लेस है, ठीक है, एक ही एक्सिस पे। इसके बाद क्या है, इसका स्मॉलर साइज है, फोकल लेंथ भी छोटा है, इसका बड़ा है, दोनों जो ऊपर में देखे वही सब है। इसके बाद आपका देखिए ए भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका इमेज बनेगा, नीचे में व्याख्या सब दिखाएंगे, यहाँ आपका बन रहा है, फिर यहाँ पर डॉट डॉट पीछे करके रियल यहाँ पर बनेगा, मतलब इन्वर्टेड जो देखते हैं हम लोग, ठीक। इसके बाद जो भी फोकल लेंथ वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ठीक। ये आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, VO, यानी कि इमेज का डिस्टेंस हो गया। इसके बाद UE, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और कुछ यहाँ पर होगा, बाकी सब लोग नीचे देखेंगे। चलिए और कुछ, हाँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी है, देखिए यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो ई है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी है, ठीक। इसी को डी भी बोलते हैं, डी मतलब समझते हैं, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दूरी जो यहाँ से होता है डिस्टेंस। इतना कुछ फिगर के बारे में हो गया, फिगर की व्याख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार। हियर ए भी क्या है, एन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन F1 एंड 2FO ऑफ द ऑब्जेक्टिव। पढ़िएगा देखिए तो समझ में आ जाएगा कि देखिए ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है जो इन दोनों के बीच में लाई है, 2FO एंड FO। ए डैश बी डैश की क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्मेट बाय द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, ऑब्जेक्टिव के द्वारा, देखिए ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्टिव इसका द्वारा बन रहा है, इस लेंस के द्वारा बन रहा है, तो इसी का बन रहा है, तो इसका हो गया, ठीक है, ए डैश बी डैश। इसके बाद नाउ देखिए, नाउ द इमेज ए डैश बी डैश सर्व हैज ए पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस एंड, अब आई पीस के लिए इमेज का काम करेगा, जो ए डैश बी डैश है, देखिए ए डैश बी डैश है, एक सेकेंड, तो यहाँ पर ये जो है ना, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसका तो ठीक है, इसका तो बन गई इमेज, इसका तो इमेज, लेकिन इस लेंस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट का काम करे तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, आगे चल के बनेगा इसका इमेज, देखिए यहाँ पर आगे लिखे होंगे, ठीक है। पोजीशन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस, ठीक, एंड द पोजीशन ऑफ लेंस इज एडजस्टेड सच दैट ए डैश बी डैश लाई विद इन इट्स क्या है, AP। देखिए जो बोल रहे थे कि इसको एडजस्ट किया जा सकता है, तो एडजस्ट इसीलिए किया जा सकता है ना कि हम लोग उसका पोजीशन ऐसा एडजस्ट करना है ना कि
ए डैश बी डैश लाई विद इन इट्स फोकस, उसके एफ ही के अंदर में आ जाए। जो ए डैश बी डैश है, देखिए यहाँ पर ए डैश बी डैश जो बन रहा है, ए डैश बी डैश, इसको ऐसा एडजस्ट कर देना है, मतलब लिख दिए कि इसको ऐसा किया जाता है कि जो फोकल लेंथ है इसका, ये फोकल लेंथ के अंदर में आ जाए, फोकल लेंथ के अंदर में ये आ जाए। ऐसा नहीं कि इसको पहले क्या करना है, इसको फिगर बनाने के लिए पहले इसको मिला लीजिएगा, पहले यहाँ पे दोनों को मिला लीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा, ना तो बाद में एफ ही आगे पीछे हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले अब इसका इसके अंदर में ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऐसा कर देना है ताकि इसका ऑब्जेक्टिव अंदर में आया, ताकि आपका बाहर बने, ठीक है ना, आपका बाहर बने। तो ऐसे करके यहाँ पे डिस्टेंस एफ ही के अंदर में आ गया, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या पोजीशन ऑफ आई पीस एंड द पोजीशन ऑफ द लेंस इज एडजस्टेड सच दैट ए डैश बी डैश लाई विद इन इट्स फोकस। ऐसा एडजस्ट करना है कि ए डैश बी डैश जो है ना उसको फोकस के अंदर में लाई करे, ठीक है। चलिए अब देखिए, ठीक है, तो ये सब लिखना है, ये सब आपका एक्सप्लेन है, तो ये सब लिखना है, ठीक है ना, ऊपर और नहीं। अब देखिए ए डैश बी डैश क्या है, इसके बारे में बता दिए। तो पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्मेट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यही आपका फाइनल इमेज बन रहा है, एंड इट इज द वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर बट इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ए बी के रिस्पेक्ट में क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, ए बी के रिस्पेक्ट में, ए बी के रिस्पेक्ट में क्या है, बड़ा है, उल्टा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो बड़ा है, उल्टा है, और जो भी तो फाइनल इमेज यही बन रहा है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो ये आपको दिखाना था बनाकर, ठीक है ना, इस इमेज द्वारा यहाँ पर बनेगा, ठीक। और इसको यहाँ पे ऐसा बनाना है कि एफ ही के अंदर में आ जाए, एफ ही बाहर आएगा फोकल लेंथ, तो उसके अंदर में ऑब्जेक्ट, ताकि यहाँ पर बन जाए। तो बस समझ लेना, समझने के बाद क्या है, एक्सप्लेन कर देना है, बाकी एक बार और पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। समझ गए तो समझ गए, तो भूलना नहीं, तो भूलना नहीं, तो बार बार थोड़ा सा पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूलने का चांस रहता है ना। तो बस सिंपल था। अब इसमें एक और पूछा कि मैग्नीफाइंग पावर, उसको भी दिखाना है। देखिए क्या होता है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं एम इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज, कल ही बताए थे, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ए डैश बी डैश बटन में आपका, अब यहाँ ए डैश बी डैश क्या ऊपर में लिखा हुआ है ना, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। साइज ऑफ द इमेज कहाँ चला गया, देखिए साइज ऑफ द इमेज, तो इमेज आपका यही बन रहा है ए डैश बी डैश, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो इसी का निकालना है ना, तो ए डैश बी डैश होगा, किसका निकालना है, दोनों देखते हैं एक सेकंड। मैग्नीफाइंग पावर ऑब्जेक्ट और इमेज का, तो ऑब्जेक्ट तो ये है, इमेज तो यहाँ बनता है, तो ए डैश बी डैश, तो नीचे में क्या था, ए भी होना चाहिए, देखते हैं ए भी होना चाहिए ना। देखिए एक सेकंड रुकिएगा, ए डैश बी डैश और यहाँ पर ए बी, तो जो ऑब्जेक्ट था जो फाइनल इमेज बना, तो साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज जो फाइनल इमेज बना सो, ठीक है ना, ए डबल डैश पे, और जो ऑब्जेक्ट ए बी था, ठीक है ना। यहाँ पर इसको नहीं लिखेगा, ए डैश बी डैश को नहीं लिखेगा, क्यों, ए डैश बी डैश क्या था, ए डैश बी डैश तो ऑब्जेक्ट के काम कर रहा था आईपीएस के लिए, तो फाइनल इमेज तो बना नहीं, तो साइज ऑफ द इमेज जो बना सो, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो साइज ऑफ द इमेज कौन बना, एक बार और देख लीजिए, साइज ऑफ द इमेज यहाँ पर बना है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, तो उसी को लिखेंगे, ठीक। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ, तो एक सेकंड, क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन में क्या था, ड्रॉ द डिड्यूस द एक्सप्रेशन मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज फॉर्मेटेड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस। यहाँ देखिए जब वहाँ जहाँ इमेज बनेगा ना, तो उसी को, तो फाइनल इमेज जो बन रहा है तो उसी के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हो गया, इमेज फॉर्मेट ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट तो वहाँ पर नहीं बन रहा था, चलिए सही। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या किया है, बोलिएगा कि भैया कि तो ठीक है, इसके बाद ये सब क्या कर दी समझ में नहीं, तो कुछ नहीं किया है, आपको ए डैश बी डैश से यहाँ पर ऊपर नीचे क्या कर दिया है, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये नया टर्म को यहाँ पर ऐड कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना काम अलग से किए, अब क्या हो जाएगा, इसको तो एम बोलेंगे, यहाँ तो एम का एम है, तो एम का एम लिख दिए। अब इसको एमओ कहाँ से आ गया, एम ई कहाँ से आ गया, तो इसको बोलेंगे एमओ, इसको बोलेंगे एम ई। एमओ एम ई क्या है, देखिए मैग्नीफाइंग पावर है, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए, आपका ऑब्जेक्ट के लिए आ गया, क्योंकि और ये आपका इमेज के लिए आ गया, तो इमेज के लिए ए डबल डैश और ए डैश बी डैश यहाँ पर, और एमओ ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको बताते हैं, भूल समझ नहीं पाइएगा ना, इसको ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए ओ है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ई मतलब इमेज, साइज ऑफ द इमेज, तो किसका इमेज, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पर साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके लिए, ई के लिए, ई मतलब आईपीएस के लिए, तो आईपीएस के लिए साइज ऑफ द इमेज ए डबल डैश और ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट था, और एम ओ यानी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए साइज ऑफ द इमेज ए डैश बी डैश था, और उसका जो ऑब्जेक्ट था साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो आपका ए बी था, उसका ए बी था। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ए डैश बी डैश साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इसका आई के लिए, और ओ के लिए क्या, ओ के लिए ए डैश बी डैश आपका जो बन रहा था ये साइज ऑफ द इमेज था, ये आपका साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट था। तो वही लिखे हैं, वही लिखे हैं, अलग से कुछ नहीं लिखे हैं। तो इसी का यहाँ पे जो है इसी का फॉर्म यहाँ पे लिख दिए, काम होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, लिख दिया यहाँ पर। देखिए एम क्या, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ एमओ, अब निकालेंगे ना सभी को एक एक करके निकालेंगे, एक बार एमओ निकाल लेंगे, एक बार एमई निकाल लेंगे, तो हम लोग निकल जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एमओ निकालेंगे कैसे, एमओ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बटा में बी, यानी कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ जो भी बोल सकते हैं, हाइट से भी ले सकते हैं और डिस्टेंस से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बात बराबर है। ए डैश बी डैश जो है यहाँ पर देखिए, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कहाँ चला गया, ए डैश बी डैश जो दिख रहे हैं यहाँ पर ए डैश बी डैश, तो आपका हाइट भी है, ये आपका हाइट भी है और आपका डिस्टेंस भी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी है। ठीक, तो डिस्टेंस के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, तो डिस्टेंस के फॉर्म में यू इसके लिए और भी किसके लिए होता है, सॉरी ई किसके लिए होता है, इमेज के लिए। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। और साइन कन्वेंशन समझते हैं, साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन होता है कि अगर रे के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में है तो निगेटिव। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ए बी और ए डैश बी डैश। तो पहले ए डैश बी डैश देखिए कहाँ पे है इमेज डिस्टेंस, ए डैश बी डैश कहाँ पर इमेज डिस्टेंस, चलिए ए डैश बी डैश इमेज डिस्टेंस, ये एक सेकंड, तो एमओ का निकाल रहे हैं ना, इसका देखेंगे, केवल इस लेंस के बारे में देखिएगा, इसके बारे में, ठीक है ना। तो ए डैश बी डैश इमेज का हो गया, तो ए डैश बी डैश यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो डिस्टेंस देखिएगा, तो जो जिस डे में रे जाता है, रे के डायरेक्शन में है तो क्या होगा, पॉजिटिव। और इसका जो ए बी है ये ऑब्जेक्ट के बारे में, तो अपोजिट में तो निगेटिव में होगा। इसका डिस्टेंस जो यू होगा ना निगेटिव का, और जो ई होगा इमेज का, वो आपका ई होता है कि भी होता है, भी होता है, तो भी आपका इसका पॉजिटिव में होगा। तो वही लिखा होगा यहाँ पर देखिएगा, कहाँ चला गया, ठीक है। तो आपका भी पॉजिटिव में है, यू आपका निगेटिव में है, ठीक है ना। तो माइनस को ऊपर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर कैसे निकालिए, यहाँ पर ये हाइट के फॉर्म में था, यहाँ पर डिस्टेंस के फॉर्म में, तो बात दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो मैं कितना दूरी पे था तो हाइट से हाथ निकाल लेते हैं, डिस्टेंस हो गया। सिमिलरली डिटर्मिनेशन ऑफ एमी, एमी को भी निकालेंगे, एमओ तो निकल गया, एमी कैसे निकालेंगे, एमी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बटा में बी। तो ए डैश बी डैश देखिए कहाँ पर है, और ई के लिए है, तो ई के लिए ई में जो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट दोनों निगेटिव में, दोनों क्यों निगेटिव में, दोनों इधर बना है। यहाँ पर जो ई था बड़ा वाला, तो उसका ऑब्जेक्ट भी इधर था और इमेज भी इधर था, ठीक है ना। और रे का डायरेक्शन इधर होता है, तो रे का डायरेक्शन में अपोजिट में निगेटिव साइन लेते हैं। ठीक, तो इसीलिए दोनों के लिए निगेटिव कट गया, यू यू भी ई और यू ई, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ क्या है, अप्लाइंग द लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला लगाना होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फार्मूला में क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है ना, और लेंस में माइनस। तो बस सिमिलरली v की जगह भी ई, यू की जगह पे यू ई जो था माइनस में, और एफ ही का एफ ही हो गया। बाकी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन है, प्लस माइनस देखिएगा। हाँ, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा, कहाँ पे समझ में नहीं है, वहाँ पे बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, हर जगह ऊपर में देखिएगा, एक सेकंड रुकिए, ऊपर समझा ही देना, बोलिएगा समझ नहीं। देखिए यहाँ पे क्या किया है, हर जगह भी से मल्टीप्लाई कर दिया, भी हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया। और मैग्नीफाइंग पावर का दोनों फार्मूला लागू होता है। आप हाइट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डिस्टेंस का फॉर्म में, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस ऑफ द क्या बोलते हैं, इमेज और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर पढ़िएगा तो जैसे तो उसी प्रकार बना रहे हैं। यहाँ पर क्या है, चलिए यू ई से मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए यू भी कट गया, -1 बच गया। यहाँ से क्या 10 का 10, यहाँ पर भी वैसे के वैसे छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या किया, ध्यान दीजिएगा, 1 + d/fe। तो भी के जगह पे डी लिख दिए, भी के जगह पे डी लिख दिए, ये माइनस इसको इधर भेज दिए, प्लस में आ गया। और ये आपका यू ई बटा में भी ई बटा में यू ई को एम ई बोल सकते हैं। ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं, इसको भी बटा में यू ई, भी बटा में यू ई, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, इसके जगह पे लिख दिए हैं क्या, इसके जगह पे लिख दिया है एम, ठीक है, इसके जगह पे एम लिखा हुआ है। और ये आपका है, चलिए इसके जगह पर डी लिख दिए, इसको इधर प्लस में कर दिए। यहाँ पर डी कैसे लिख दिए, क्योंकि देखिए डी यहाँ पर भी के जगह पर डी लिख सकते हैं,
भी जो है ना वही लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है और भी पर ही फाइनल बन रहा है। जो भी बराबर डी ऊपर में लिखे थे फिगर में देखिएगा था, ठीक है। और इसके बराबर एम ई होता है, एम ई, ठीक है ना। देखिए एम ई भी क्या है, भी क्या है और यू ई क्या है, यू ई और भी दोनों इमेज का डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो वही डिस्टेंस का फॉर्म में लिखे हैं जो ऊपर में था। अब फिगर से मिलाएंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा और क्या, कुछ अलग नहीं है। देखिए अलग नहीं है कुछ भी। देखिए इसके जगह पे क्या लिख सकते, भी बराबर डी लिख दे, भी बराबर डी। और कुछ था ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे ए डबल डैश, यहाँ पर ए डबल डैश हो गया। बाकी तो इसके यहाँ पे जो एम ई लिखे, कहाँ गया एम ई, पढ़िएगा नोट्स तो समझ, एम ई, तो एम ई ठीक है। तो एम हो गया, एम ई की जगह पे, एम ई की जगह पे लिख ही सकते हैं इसके बारे में, इसके जगह पे तो एम ई लिख ही सकते हैं। तो भी ई यू ई, तो भी ई यू ई की जगह पे एम लिख दिए, ठीक है। तो 1+d/f, एम ई बराबर 1+d/f ए। एफ ही करने मतलब फोकल लेंथ ऑफ किसका, किसका किसका आई पीस का, आई पीस का, ठीक है, आई पीस, ठीक। चलिए नाउ पुटिंग द एमओ एम इन इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट निकाले थे हम लोग, इक्वेशन जो फर्स्ट यहाँ पर देखे थे यहीं पर से इक्वेशन फर्स्ट है, तो सेकंड था, फर्स्ट कहाँ चला गया। देखिए अब दोनों में एमओ एम ई का जो वैल्यू निकाले बैठा देंगे, हो गया। कैलकुलेशन बड़ा है लेकिन आसान है, एक बार समझा दिए, एक बार खुद से पढ़ के समझ लीजिएगा और फिर बना कर देखिएगा, बन जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एमओ एम ई, अगर एक बार समझ आएगा देखिएगा, बना कर देखिएगा, और नहीं है तो दोबारा देखिएगा और फिर उसको बना कर देखिएगा, बनाइएगा जरूर, सब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलिए लॉन्ग है, स्टूडेंट छोड़ देता है लेकिन आ जाता है एग्जाम में। तो क्या बोल रहे थे हम लोग, चलिए तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में हम लोग क्या, एम बराबर एमओ का वैल्यू, एमओ का वैल्यू जो हम लोग का आ गया सो, और एम ई का वैल्यू, एम ई का वैल्यू 1+d, दोनों वैल्यू बैठा दिए, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन होगा, खत्म हो गया प्रूफ, यही आपका है, यही आपका है मैग्नीफाइंग पावर। देखिए कितना बड़ा था, तो बड़ा है लेकिन आसान है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं भी पढ़ेंगे तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, सबको तोड़ के बता दिए हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर, और ये भी आपका मोस्ट पॉपुलर, जो बोलते हैं ना हर साल पूछा जाता है, हर साल 1 साल 2 साल गैप करके हर साल स्नेल सलाब पूछा ही जाता है। इसमें दो आता है, स्नेल सलाब का रिफ्रैक्शन पर है, और एक आता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पे आता है और रिफ्रैक्शन पे आता है, दोनों पे, ठीक है। तो स्नेल सलाब में दोनों बना लीजिएगा, रिफ्रैक्शन वाला भी और रिफ्लेक्शन वाला भी, ठीक है, ठीक है। रिफ्रैक्शन है हाइजीन प्रिंसिपल से इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमेशा पढ़ते रहिए सबको। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फिगर मैंने इन दोनों को ऐड किया यहाँ पर, तो आगे पीछे हो गया, डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे डेविएट करेगा। मान लीजिए देखिए 3 रे हम ड्रा करेंगे, पहले बता दें कैसे ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर रेयर मीडियम है, इधर डेंसर है, तो डेंसर में आ रहा तो क्या होगा, इधर टुवार्ड इधर जाएगा, टुवार्ड सब थोड़ा थोड़ा इधर मूव करेगा, ठीक, तो थोड़ा थोड़ा सा मूव करेगा, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो ये ऐसा ड्रा फिगर करने का बात है, तीनों ड्रा करिएगा, आई यहाँ पर, आर यहाँ पर, और ऐसे करके तीनों को थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं अच्छे से, नोट्स को भेज देंगे, देख लीजिएगा, और सब कुछ लिख दीजिए कैसे कैसे इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है ना। नॉर्मल आपका गिरा है, नॉर्मल यहाँ पर भी है, आई दोनों आई बराबर होता है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, सी है, ठीक है ना, जी है यहाँ पर ई है, यहाँ पर बी है, एफ है, ऐसे करके तीनों वेव फ्रंट, और फिर तीनों को यहाँ से एक लाइन यहाँ से खींचिए, यहाँ से बन गया फिगर। कोई दूसरा फिगर से टीचर बताते हैं तो वैसे भी सीखिएगा, जिसको जैसे समझना है, हम ऐसे बनाते तो हम ऐसे आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे μ/μ1 दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे μ2 होगा, ऊपर में μ1 यहाँ पे लिखा हुआ μ1 है, ये डेंसर मीडियम है नीचे का, ऊपर रेयर मीडियम है, बाकी यही फिगर है, बाकी एक्सप्लेन करते हैं नीचे में इधर में, ठीक है ना। चलिए और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अगर डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन कहीं एक जगह सीखिएगा, मान लीजिए इसको सीख रहे तो इसी को सीखिएगा, ट्यूशन या स्कूल में सर से सीखे होंगे, यूट्यूब से कहीं से और सीखे होंगे, तो उसी को डेरिवेशन को, ठीक ना। ऐसा नहीं कि इसे भैया यहाँ ऐसे बता दिए, हमारा सर वैसे कोई 2 रे गिरा कर बताएंगे, तो 2 जैसे आप सीखे होंगे तो वैसे ही आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए और ये भी बेस्ट है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, जो सीखना है, जो पहली बार पढ़िएगा उसको हमेशा रखिएगा, ठीक। मान लीजिए पहली बार वही पढ़े तो अभी इसको सीखिएगा, तो इसी को डेरिवेशन में आगे रखिएगा हमेशा, ठीक। आइए फिगर को एक्सप्लेन करेंगे ना तब और समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको ऐड करें, आगे पीछे हो गया। चलिए यहाँ पर ही रखते हैं, तो दोनों एक्सप्लेन साथ में करेंगे, साथ में करेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से, देख लेते हैं एक बार। चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। कह रहा है एक्स वाई क्या है आपका, थोड़ा सा जूम ही कर देते हैं ना। देखिए एक्स वाई आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये भी आपका
प्राइमरी वेव फ्रंट है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ठीक है, अब क्लियर होगा। ठीक, एक्स वाई यहाँ पर आपका इधर एक्स होगा, इधर वाई छूट गया होगा, इधर वाई। ये आपका क्या है, आपका रिफ्लेक्ट क्या है, रिफ्रैक्शन होगा ना, रिफ्रैक्टिंग है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड में दिक्कत होता है तो डेरिवेशन दूसरा हो जाता है, तो मिला लीजिएगा। ए भी आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है, ठीक है। ए भी देखिए आपका वेव फ्रंट हो गया प्राइमरी, ठीक है। V1 आपका स्पीड इसमें आ गया मीडियम 1 में, ठीक है, रेयर मीडियम में। V2 आपका डेंसर मीडियम का स्पीड हो गया, ठीक है। इधर का स्पीड क्या हो गया V2, दोनों के बाद क्लियर। चलिए अब किस में स्पीड ज़्यादा होगा, इसमें स्पीड ज़्यादा होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसमें रेयर में ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, ठीक है, डेंसर में। अब क्या है, अब क्या है, वी कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी, हम लोग माने कि एक वेव फ्रंट ए बी है, और वेव फ्रंट वेवलेंथ इस सब के बारे में चैप्टर में पढ़िएगा तो सब समझाएंगे, ठीक है। तो अभी बस जानिए कि एक वेव फ्रंट है इन द फॉर्म ऑफ क्या, रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई एंड क्या है, स्क्रेटिंग द टू मीडियम हियर V1 V2 वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। अब देखिए इसको समझा देते अच्छे से, क्या बोल रहा है, अब फिगर का काम नहीं है, फिगर जो था बता दिए। कह रहा है कि कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी, हम लोग माने इंसिडेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, जो एक्स वाई पे गिरता है एक वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट करना मतलब जो लाइट गिर रहा है उसी को वेव फ्रंट मानिए, ठीक। चलिए स्क्रेटिंग द टू मीडियम एक्स वाई सेपरेटेड द टू मीडियम, टू मीडियम को जो सेपरेट कर रहा है एक्स वाई, इसी पर टू मीडियम को जो सेपरेट कर रहा है एक्स वाई, इसी पे आपका ए बी जो वेव फ्रंट है वो आन के यहाँ पर इस पे इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। वेव फ्रंट पूरा यहाँ पर आन के पूरा इस पे आन के गिरा है, ठीक हो गया। अब देखिए वेव फ्रंट जब मूव करता है तो उसके आगे क्या रहता है, सेकेंडरी वेवलेट, जो वेवलेट, तो इसमें एक एक पॉइंट जो है ना वेवलेट का काम करेगा, ठीक है ना। पूरा रहा तो वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट वेवलेट इस बात का चीज़ है, ठीक। ट्रेवल कर रहा है तो वेव फ्रंट वेवलेट, और जो पूरा आ रहा हो तो वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट वेवलेट। चलिए इसके बाद स्क्रेटिंग टू मीडियम, चलिए V1 V2 का वेलोसिटी इन द मीडियम 1 एंड मीडियम 2, मीडियम 1 एंड मीडियम 2 छूट गया, मीडियम 2 लिख लीजिएगा, दोनों का है। सो V1 इज ग्रेटर देन V2, क्योंकि V1 रेयर में है, डेंसर में है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं टाइम टेकन टुवर्ड्स द ट्रेवल फ्रॉम B to C एंड A to D कैसे होगा, वेलोसिटी को जो डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए टाइम टेकन बाय वेवलेट जो वेव आ रहा है, वेव चैप्टर पढ़े कि नहीं पढ़े समझ में आया। चलिए वेवलेट जो वेव आ रहा है तो टाइम टेकन कैसे लेगा, यहाँ से B से लेकर C तक, तो देखिए फिगर में B से लेकर C तक, आपका जो B से लेकर C तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो वेवलेट टाइम लेगा, और एक और आपका होगा A से D होगा, A से D होगा, ठीक। आपका एक इस मीडियम का बात हो गया, एक इस मीडियम का बात हो गया, तो डिस्टेंस बाय टाइम ले लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा BC बटा में T, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा AD बटा में T, तो वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा, ठीक है। तो T के ऊपर कर देंगे तो टाइम निकालेंगे हम, कैसे टाइम निकालेंगे, V2 और T को नीचे कर देंगे, टाइम तो दोनों में वही है, V2 T को नीचे कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है। तो हम लोग किसको ले लिए, वेलोसिटी को डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक। तो V2 इज इक्वल टू डिस्टेंस AD बटा में T, AD बटा में T कैसे, AD बटा में T कैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक AD डिस्टेंस और बटा में T, बात बराबर है। उसको भी लेते हैं तो BC बटा में T, तो उसको आगे लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब आपको इन ट्रायंगल AEG में चलना होगा, तो ट्रायंगल में चलने से पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पर एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे आपका B to C था और A to D, तो केवल A to D क्यों लिए, AD क्यों लिए, BC क्यों नहीं लिए, क्योंकि AD का हमको आगे काम रहता है। आप BC भी ले सकते हैं, आप एक और यहाँ पे ले सकते हैं कि BC बटा में क्या, इसका V1 था, V1, ठीक है ना। AD बटा V2 का हम लिए, ठीक है, ताकि हमको काम है आगे टाइम के जगह पे हम उसका यूज कर सकते हैं, इसीलिए AD वाला काम होता है, इसीलिए इक्वेशन फर्स्ट को ऐसे करके बना लेना है। चलिए इन ट्रायंगल AEG, आपका ट्रायंगल देखिए कहाँ पर A और कहाँ पर E और कहाँ पर G, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे A है, यहाँ पर E है, यहाँ पर G है, हम लोग साइन निकालेंगे, ठीक है ना, आई साइन के वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो साइन आई निकालेंगे तो साइन का क्या होता है P/H, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो आपका परपेंडिकुलर तो सामने में आ जाएगा ना, और तो P/H है तो सामने वाला आपका क्या परपेंडिकुलर हो जाता है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमको निकल जाएगा, इसका वैल्यू भी निकल जाएगा, चाहिए ना। E से F तक हमको चाहिए पूरा, यहाँ से यहाँ तक में कैसे कैसे आया है,
ठीक है ना, कैसे कैसे वेव फ्रंट आया है वेवलेट के थ्रू, तो उसको तो अब देखिए यहाँ पर उस ट्रायंगल में चलिएगा तो साइन आई बराबर देखिएगा तो जी बटा में जी आ जाएगा, ठीक है ना, पी बाई एच करके देखिएगा। तो हमको यहाँ से निकाल लेंगे जी का वैल्यू, क्योंकि ऊपर से जी गिर रहा है तो जी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो जी का वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहाँ पे अब ट्रायंगल पे जी ई एफ में चलेंगे और साइन आर का वैल्यू निकालेंगे। साइन आर का वैल्यू निकालिएगा तो जी एफ बटा में जी सी, वैसे ही और यहाँ पर भी आपका जी एफ का निकाल लेंगे, यहाँ पर भी वैसे ही करके जी एफ का निकाल लेंगे। यहाँ पी जी का यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें चलेगा साइन आर तो पी बाई एच होता है ना, तो पी तो सामने और परपेंडिकुलर और एच तो 90 डिग्री यहाँ पे एच आ गया, और आर का सामने परपेंडिकुलर जो आएगा आपका पी बाई एच, ठीक है। तो जी और बटा में एच, एच आपका हाइपोटेनियस यानी कि ई, तो जी एफ बटा में जी सी, जी एफ बटा में जी सी होगा, देख लेते हैं जी एफ बटा में जी सी, देखिए जी एफ बटा में जी सी, साइन आर हो गया, दोनों ट्रायंगल बराबर चलेंगे। चलिए तो जी एफ इज इक्वल टू जी सी साइन आर, जी एफ इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। अब इसको तोड़ कर लिख देना, जी सी को तोड़ दीजिएगा साइन आर, कैसे तोड़िएगा जी सी को ए सी माइनस ए जी, देखिए जी सी को कैसे तोड़ेंगे, जी सी को कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक जी सी है, जी सी को तोड़ देंगे, ए सी यहाँ से यहाँ तक, ए सी में से माइनस कर देंगे ए जी, तो ए जी माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ माइनस कर देंगे इतना में से, तो ये पोर्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो जी सी निकल जाएगा, उसी को तोड़ के लिख दिया। इक्वेशन नंबर 3, ठीक, सेकंड और फर्स्ट ऊपर में था और फर्स्ट आपका ऊपर में था। चलिए अब चलते हैं, टाइम टेकन बाय वेवलेट टू ट्रेवल फ्रॉम ई टू एफ, ई से एफ तक, तो टी इज इक्वल टू पूरा डिस्टेंस ई जी और बटा में क्या जी एफ बटा में वी वन प्लस वी टू। देखिए यहाँ से टाइम चलिएगा तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो इसमें आपका वी वन स्पीड है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अब क्या है वी टू है, तो दोनों को यहाँ वेवलेट ई से लेके एफ तक चलने में जो लग रहा है तो उसको हम लोग पूरा वेवलेट देख लेंगे। वेवलेट जो लाइन चल रहा है उसको वेवलेट समझिए, ठीक है ना। अब देखिए हो गया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड से चलेंगे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड से, सॉरी टी का टी है, जी के जगह पे हम लोग ए जी साइन आई लिख सकते हैं और जी एफ के जगह पे लिख सकते हैं ए सी साइन आर, हम लोग निकाले थे, देखिए सेकंड में निकाले हैं जी के जगह पे ए जी साइन आर, और थर्ड कहाँ चला गया, ये आपका थर्ड था जी एफ के जगह पे ए सी माइनस साइन आर, तो उसके जगह पे इसको लिख दिए। अब सिमिलरली प्रोसेस करना कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा देखिए थोड़ा सा तो बड़ा जाता है लेकिन आसान है, सिमिलर प्रोसेस है, एक बार देखिएगा ना एक बार, उसके बाद खुद से एक बार पढ़ के देखिएगा, समझ में तुरंत आ जाएगा, बना कर देखिए बन जाता है। तो क्या बोल रहे थे हम लोग, हाँ सेकंड का यूज़ करते हुए अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ए सी में और यहाँ तोड़ देंगे, सभी को तोड़ देंगे, ठीक है ना। ए सी यहाँ पर सब कुछ तोड़ दिए, 10 का 10 है, यहाँ का माइनस वाला ए जी था, यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे आगे लग दिया, प्लस वाले को इधर भेज दिए, यहाँ पर आ गया, तोड़ दिए सभी को, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे इसको ऐसा इसलिए किए कि यहाँ से ए जी कॉमन ले लेंगे, ए जी दोनों में से कॉमन आ गया, आपको बाहर निकाल देंगे ए सी साइन आर बटा में वी टू बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पर देखिए वहाँ पर जो निकाले थे ए डी का यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पर तो मिल गया, यहाँ पे नहीं में इसको तोड़ कर हटाएंगे, ए सी साइन आर का वैल्यू निकालेंगे कि ए सी साइन आर का वैल्यू क्या होता है। देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी, दो ट्रायंगल में पहले चल लिए थे, अब बड़ा ट्रायंगल में चलेंगे, अब थर्ड ट्रायंगल में चलेंगे ए डी सी में, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, तो चलो हम इसको बनाए थे एग्जाम में खुद से, ए डी सी, ठीक है, मैं खुद से पढ़े तो बनाए थे, पढ़ ले आप ही बना दीजिएगा, आसानी है, ए डी सी, ठीक है। तो ए डी सी बड़ा ट्रायंगल में चलना है, यहाँ भी साइन आर निकालना है, साइन आर निकालेगा तो ए डी बटा में पी बाई एच देख लीजिएगा, तो ए डी की जगह पे ए सी साइन आर, ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो ए सी साइन आर का हमको वैल्यू चाहिए, ए सी साइन आर, ए डी की जगह पे ए सी साइन आर लिख देंगे, हो गया, ए डी की जगह पे क्या कर देंगे ए सी साइन आर लिख देंगे, वी कैन राइट, अब लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 10 का 10 और यहाँ पे टी लिख दिए, कैसे लिख दिए, ए सी साइन आर की जगह पे ए डी लिख सकते हैं और वी टू की जगह पे क्या, वी टू का तो सेम, तो उसके जगह पे हम लोग टी लिख दिए, यहाँ पे छूट गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम लिख लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट से, कैसे फर्स्ट कर दिए भैया, क्योंकि ए सी साइन आर बटा में वी टू, ए सी साइन आर बटा में वी टू, चलिए ए सी साइन आर बटा में वी टू के जगह पे हम लोग यहाँ से किए हैं ए डी के जगह पे ए सी साइन आर, ए डी के जगह पर कहाँ चला गया ए डी के जगह पर ए सी साइन आर, देखिए ए डी के जगह पे ए सी साइन आर, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ टी इज इक्वल टू 10 के 10, हो गया, टी इज इक्वल टू ए सी साइन आर बटा में वी टू,
तो बस यहाँ का टी लिख दिए, लिखा हुआ है, सोचे कि नहीं लिखा हुआ, लिख दिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, टी को इधर भेज दीजिए, तो टी से टी खत्म हो गया, कट गया, टी माइनस जीरो आ गया। अब आपका 10 का 10 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से भी क्या करिए कि यहाँ से ए जी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए जी भी खत्म हो जाएगा, नीचे आएगा तो बटा में जीरो है तो खत्म हो गया, ठीक है। टी तो पहले ही खत्म हो गया, प्लस माइनस जीरो आ जाएगा। कैसे खत्म होगा देखिए, थोड़ा सा बताते हैं। देखिए यहाँ पे टी क्या है, पॉजिटिव में है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव में, तो टी उधर जाएगा, इधर आएगा टी, तो निगेटिव में आएगा ना, तो खत्म हो गया। टी को खत्म कर दिए। अब आपका ए जी बच गया, ए जी भी नीचे जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो जीरो बटा में ए जी, तो खत्म हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर ए जी भी खत्म हो गया। अब बच गया साइन आई बटा में V1 और साइन आर बटा में V2, काम आपका हो गया फिनिश। यहीं से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहीं से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि साइन आई, और नीचे में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसको इधर भेज दीजिएगा, इधर इसको इधर भेज दीजिए, और यहाँ पे साइन आर आ जाएगा, साइन आर आ जाएगा, और साइन आई बटा में साइन आर, ऊपर में लिख दीजिएगा क्या, ऊपर में लिख दीजिएगा V2 बटा में V1, हो गया। उसको म्यू के टर्म में तो म्यू 2 बटा में म्यू 1, यहाँ पे हो गया। लेकिन इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर पूरा हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पे साइन इसको इधर उधर कर दिए, हो गया। साइन ए बटा में V1 हो गया। यहीं पे क्या कर सकते हैं, V1 को आप लिख सकते हैं, यह हो गया, साइन ए बटा में V1 हो गया, स्पीड 1 में व 2 में। लेकिन इसको म्यू के टर्म में लिखना है, तो यहाँ पे म्यू 1 लिख सकते हैं और बटा में म्यू 2 लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिखेगा तो डायरेक्ट आप 1 म्यू 2 भी लिख सकते हैं। अब इतना नहीं तो इसको थोड़ा सा समझा दिए यहाँ पर कैसे। देखिए V1 V2 की जगह पे कैसे कि एक फार्मूला होता है, वहाँ नहीं भी करिएगा तो हो जाएगा। अब इतना भी छोड़ दीजिएगा, आपका आंसर प्रूफ हो गया। लेकिन फार्मूला होता है, चूँकि क्या होता है कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई बी, इससे आपका स्पीड है, आपका वैक्यूम डिस्टेंस, स्पीड वेलोसिटी, ये फार्मूला है, ठीक। तो v जो वेलोसिटी सी बाई म्यू, तो V1 इज इक्वल टू सी बाई म्यू 1, V2 इज इक्वल टू सी बाई म्यू 2, सी बाई म्यू 2। अब साइन आई बटा में साइन है तो क्या, सी बटा में म्यू 1 और सी बटा में म्यू 2, अब सी कट जाएगा, ऊपर म्यू 2 चला जाएगा, तो डायरेक्ट म्यू 2 चला गया, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा कि साइन आई बटा में साइन आर, यहाँ पे छूट गया साइन आई बटा में साइन आर और म्यू 2 बटा म्यू 1। तो वही तो बोले, वहाँ पे क्या था V1 बटा में V2, तो कुछ मत करिए, यहाँ पर कर दीजिए आप क्या, म्यू थी V1 है तो म्यू 2 और V2 है तो म्यू 1, हो गया डायरेक्ट, होता नहीं तो बस हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला, दिस इज द रिफ्रैक्शन फार्मूला। यही रिफ्रैक्शन फार्मूला सीने साला यही ना कि साइन ए बटा में साइन आर और म्यू 2 बटा म्यू 1। इसको एक वर्ड में लिख सकते हैं, इसको लिखा जाता है क्या, 1 म्यू 2, एक ही लाइन में हो गया, ठीक। उतना नहीं तो अब यहाँ भी छोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो गया। आप यहाँ भी छोड़ दीजिएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला, प्रूफ हो गया। तो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा है। ध्यान यही देना है कि, रुकिएगा, चलिए ध्यान यही देना है कि फिगर अच्छे से बनाइए, फिगर में जो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए। बाकी एक बार आपको ट्रायंगल में चलिए, एक बार इसमें चलिए, एक बार तीनों में चलिए और निकाल दीजिए वैल्यू, हो गया। और बैठा के बस सिमिलर प्रोसेस है, कट छट के तुरंत आंसर आ जाएगा। बड़ा थोड़ा सा आसान ही सब है, टेंशन नहीं लेना, बन जाता है। चलिए, व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10th में पढ़े थे, याद है, याद होगा, जरूर होगा, भूल भी गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म एस्टेब्लिश द फार्मूला। ये अच्छा से नहीं है, इसको आगे दिखाते हैं कैसे क्या है, ठीक। वे द टर्म हैव द यूजुअल मीनिंग, यहाँ पे इसको दिखाते हैं, इसको अलग से ऐड किए हैं क्योंकि उसमें नहीं आया था, तो अलग से ऐड करने में ऊपर का छोटा हो गया, इधर बड़ा हो गया। व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहले इसका आंसर देखिए, उसके बाद कुछ हम लोग देखेंगे। एक सेकंड, इसको कहाँ करें, इसको यहाँ करते हैं। चलिए, द फेनोमेना ऑफ चेंज इन द, यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, द फेनोमेना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पॉपुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्या बोलते हैं, यूनिक इसका डेफिनेशन है, तो इसको याद ही कर लेना है कि द फेनोमेना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट ट्रेवल करती है तो क्या होता है ना, उसका डायरेक्शन में चेंजिंग आता है या उसका स्पीड में चेंजिंग आता है, ठीक है ना। तो उसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। डायरेक्शन का चेंज आता है तो उसमें स्पीड का भी चेंज आ जाता है। तो अब हम तो क्लास 10th में पढ़े थे, तो हम वहाँ पे याद किए थे कि स्पीड में चेंज होता है, यहाँ पर दिया है क्या, डायरेक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ से आ रही है तो डायरेक्शन भी चेंज होता है और स्पीड भी चेंज होता है, दोनों होता है, ठीक। तो पॉपुलर यही है कि द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ, जो भी याद रखना है तो जो याद रखिएगा। तो डायरेक्शन ही अच्छा है, डायरेक्शन में चेंजिंग होता है, यहाँ पे आपका पिक्चर लगा दिए हैं,
लगा दिए पिक्चर के रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, एयर वाटर देखिए कैसे चेंजिंग हो रहा है, आ रहा था डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है ना। रेयर से डेंसर में टुवर्ड द नॉर्मल और डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो क्राइटेरिया कंडीशन भी पूछता है तो कंडीशन को भी याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, फिगर यहाँ पर लगा दिए हैं कि फिगर आप कैसे समझ सकते हैं, फिगर को वहाँ पर नहीं आ रहा था कि फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म के जरिए जो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्टेबलिश द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आपको बताना है कैसे कैसे क्या होता है। म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बटा में 2, देखने में जितना टफ क्वेश्चन है उतना ही बनाने में आसान लगेगा, एंड साइन ए बटा में 2। स्टार्टिंग देखने में हमको इसका बना सोल्यूशन देखें कितना आसान था, तो देखने में टफ लग रहा है, इसको जब बनाएंगे ना तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में देखें तो समझ ही नहीं आ रहा था प्रिज्म का फॉर्मूला वगैरह क्या कहते, अलग क्वेश्चन आ गया था एक, तो सोचे कि प्रिज्म वगैरह था नहीं, था प्रिज्म सिलेबस में है, ऐसा बात नहीं है, सिलेबस से हटा भी दिया था शायद ना, तो भी दिया था, वहाँ भी दे दिया, फाइनल बोर्ड में दे दिया, मॉडल में भी क्वेश्चन था, ठीक। तो आइए इसको अच्छे से बताते हैं कैसे कैसे क्या है, एकदम आसान है, छोटा सा है, खाली देखने में से इस टाइप का लगता है, ठीक। चलिए अभी जो प्रूफ किया वही है, जो म्यू प्रूफ किया तो साइन ए बटा में साइन आर, यहाँ पर वही है, ठीक। तो आई आर का वैल्यू निकालना होगा, बन जाएगा, आसान है। चलिए तो देखने में जो कभी कभी टफ लगता है वो आसान होता है। देखिए यहाँ पर तो लगाए थे इसका यहाँ पर, लेकिन यहाँ बीच अच्छा से नहीं, इसका फिगर भी नहीं आया, तो फिगर जब तक इसका आएगा ना, देखिए हो गया प्रूफ, हो गया बस बस 2-4 लाइन में प्रूफ हो गया। कितना देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, कितना छोटा प्रूफ हो गया, तो कभी कभी क्वेश्चन देखने में डर लगता है चलिए इसका हम अलग से दिखाते हैं पिक्चर के साथ। चलिए यहाँ पर अब अच्छे से देखेंगे। देखो फिजिक्स में एक और चीज़, फिजिक्स में डेरिवेशन ये सब रहता है ना, तो बनाने में टाइम लगता है। हम बना रहे थे तो मेरा बनाया हुआ सारा क्वेश्चन हुआ, घंटे लग गया टनाक से, यानी कि पूरा एकदम टाइम ले लेता है फिजिक्स, ठीक है ना। स्टार्टिंग बनाते गए बहुत टाइम लेता है, तो इसमें थोड़ा सा स्पीड चलना होगा और घर पर तरफ बना के प्रैक्टिस करके जाना होगा, इस एग्जाम में जाइएगा ना तो दिक्कत होता है थोड़ा टाइमिंग का। चलिए तो क्या बोल रहे थे, प्रिज्म फार्मूला थोड़ा सा देखिए, ये अलग से क्वेश्चन है, अलग था, इन ये PDF में नहीं पढ़े थे, उस क्लास में सर भी नहीं बताया था, मॉडल में था, तो मॉडल में पढ़े तो वहाँ फिर एग्जाम में बना दिए थे, ठीक है। तो कुछ कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है जो हम लोग पढ़े नहीं रहते हैं, तो उसको पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद फिर रिविजन करके उसको माइंड में रखिए बैठा के कैसे से होता है, तब बनाइएगा। अभी बता रहे तभी माइंड में आ गया, अब एग्जाम से भी इसको रिविजन करके जाइएगा, तो अगर इस टाइप से देता है तो बना दीजिएगा वहाँ पर भी, ठीक है। चलिए और मतलब डेरिवेशन में या कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो उन सभी का एक ही टाइप का बनता है, तो जब बनाइएगा वो जब क्वेश्चन को बनाइएगा उस टाइप के डेरिवेशन को बनाइएगा तभी एग्जाम में बना पाइएगा, वहाँ सोचिएगा अलग से बना देंगे तो नहीं बनेगा। कुछ कुछ होते हैं जो एक ही बार से एक ही टाइप से होते हैं, और बहुत होते हैं बहुत अलग अलग टाइप से बनते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक ही टाइप से, तो उसको इसीलिए बोर्ड है कि मॉडल सेट आने दीजिए, मॉडल सेट में इंपॉर्टेंट रहता है, तो वहाँ से देखेंगे इस टाइप से दे रहा है, ऐसे ऐसे दे रहा है, तो ये देगा ही नहीं देगा, तो वहाँ से आइडिया लगता है। पहले आइए बहुत टाइम वेस्ट हो गया ना, क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए प्रिज्म फार्मूला, कंसाइडर ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंस ऑन वन फेस ऑफ द मिड प्रिज्म ABC, यहाँ पर पिक्चर और एग्जाम में एक और होता है ना कि यहाँ पढ़ के गए इस टाइप के अलग अलग से, और वहाँ पर दूसरा टाइप का आ गया तब दिक्कत होता है, इसलिए हर एक टाइप को पढ़ लेना है, जिस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं तो हर एक टाइप को देख लेना है, पढ़ लेना है। अब इस ईयर के प्रीवियस ईयर के और उसके बाद और भी अब आपके नोट्स में जितने होंगे सारे क्वेश्चन उसको भी करके जाना है, ठीक। और प्रीवियस ईयर करिएगा तो कर सकते हैं, नहीं तो सारा नोट्स टॉपिक से बाहर NCERT से बाहर नहीं देता है, ठीक है, NCERT से बाहर नहीं देता है, और देता भी तो मान लीजिए एक 2 क्वेश्चन अलग से दे दिया जो कि तुम कभी नहीं पढ़े थे, था मैंने वो कुछ साल पहले के, तो क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा छोड़ दीजिएगा, हाँ दिया रहता है और में और करके रहता है, आप नहीं बना पाए तो इसको छोड़ दीजिए, तो टेंशन नहीं लेना है, बस अपने नोट्स को फोकस करना है, और इम्पोर्टेंट MCQ पढ़ना है, साथ में साथ MCQ तो पढ़िएगा, टर्म 1 का प्रीवियस ईयर का भी और इस ईयर का भी जो भी मॉडल सेट का था सारा MCQ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है, ठीक है। और क्या बोल रहे थे कि नोट्स का जो भी होगा फिर प्रीवियस ईयर तो करना ही करना है, और भी जो भी होगा तो उसको बताएंगे, इस बार का मॉडल सेट वगैरह भी कर लेना है, तो धीरे धीरे हो जाएगा, पहले स्टार्टिंग तो करिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इकोनॉमिक्स का देंगे, इंग्लिश का देंगे, बस मेरा काम फिनिश, और केमिस्ट्री मैथ सब सभी का क्वेश्चन भेज देंगे, आप जहाँ से जैसे पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से बनाने का कोशिश करिएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 2 मिनट डिस्कशन किए, फिर कभी लाइव क्लास लेंगे, 15 तारीख से लाइव टेस्ट चलेगा इंग्लिश इकोनॉमिक्स सभी का, तो वहाँ पर ज्वाइन होंगे तो लाइव डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइम वेस्ट कम करते हैं, ठीक है। चलिए कंसाइडर द रे ऑफ लाइट इन द इंसिडेंट ऑफ द वन प्रिज्म ABC, पिक्चर दिखाएंगे, रे इमर्जेस आउट थ्रू द फेसेस ऑफ द प्रिज्म, देखिए पिक्चर देखिएगा,
यहाँ पर देखिए एक रे इंसिडेंट की, ये जो प्रिज्म है ABC जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म पर, और फिर इमर्जेंस आउट, यहाँ पर इमर्जेंस रे निकला, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद लेट, अब सपोज कर लीजिए आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस है, डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, और ये आपका क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पे व्याख्या कर दी। देखिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, कोई भी फिगर बनाइए तो उसको एक्सप्लेन करना तो पता होना चाहिए कैसे कैसे क्या होता है। आई रिफ्रैक्शन आर आर बराबर होगा डेल है यहाँ पे डेविएशन, और बाकी सब कुछ तो जानते होंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस सब कुछ। चलिए यहाँ पर इसको आपको बनाने की आवश्यकता है नहीं, बस समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिए हैं। यहाँ पर जो है ना, इसको आप नहीं बनाएगा तो बस समझाने के लिए कि द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, एंगल ऑफ डेविएशन वहाँ पर मिनिमम होता है इफ आई इज इक्वल टू ई, जहाँ पर आई बराबर ई होता है, एंड दिस इज द सिचुएशन द प्रिज्म इज सेट टू बी इन क्या है, मिनिमम डेविएशन पोजीशन, वी नो दैट। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम इफ आई बराबर ई, जब आई बराबर ई होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। देखिए आई बराबर ई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस जब बराबर होंगे तो डेविएशन यहाँ पर मिनिमम होगा। ठीक है, दिस सिचुएशन ऑफ प्रिज्म इज सेट टू बी मिनिमम डेविएशन पोजीशन। बस मिनिमम डेविएशन को बताने के लिए यहाँ पे खैर थोड़ा सा बता दिए हैं कि जो देख रहे हैं ना, कहाँ चलेगा डेविएशन, तो डेविएशन हो गया। मिनिमम डेविएशन जो होगा ना, मिनिमम कम से कम, तो कम से कम डेविएशन कहाँ पे, जब आई बराबर ए। ठीक है, आई बराबर ई रहेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम रहेगा। हो गया, चलिए यहाँ पर है ना लास्ट मिनिमम है, यहाँ पे देखिए इसका बढ़ ही रहा है, इसका बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो मिनिमम होता है। ये बस एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम समझाने के लिए, इसका यहाँ पर आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर आवश्यकता इसका है। ये आपका प्रूफ यहाँ पर नहीं करा, प्रूफ इसका आसान है, 2 लाइन में प्रूफ है, लेकिन इसका प्रूफ नहीं करना। उस फॉर्मूला को याद रखना, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। इसको और आसान से याद करने के लिए क्या करिएगा, ए को उधर भेज दीजिएगा, तो डेल प्लस ए बराबर, इसको ए को उधर भेज दिए तो डेल प्लस ए बराबर आई प्लस ई। ये फार्मूला को याद रखिएगा, आसान है रिलेशन को, यहाँ प्रूफ नहीं कर रहे हैं, कोई टीचर करेंगे या फिर हमसे पूछे कहीं बाद में तो बता देंगे। ठीक है, चलिए आई बराबर ई, देन डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी एम। बताया ना कि जब आई बराबर ई हो जाता है तो क्या होता है कि इसे डी बराबर डी एम, यानी कि डेविएशन इज इक्वल टू क्या, मिनिमम। ठीक है, तो ऐसा मान लिए। चलिए तो यहाँ पर डी आपका मिनिमम डी एम आ गया, आई को बराबर आई मान लिए, और यहाँ पर ए की जगह पर क्या कहिए, सेम का सेम। आई बराबर आई कैसे होगा, देखिए आई बराबर आई, यहाँ फिगर देखिएगा, फिगर कहाँ चला गया। चलिए दोनों को हमको मान लेते हैं कि जो आई है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस ई आई, और ये दोनों ई दोनों बराबर है, आई बराबर ई होगा ना, आई बराबर ई होगा, आई बराबर ई। ठीक है, तो ये आई बराबर ई है, तो ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर ई की जगह पे आई लिख दिए, हो गया, आई पहले से था, और ये आपका हो गया काम खत्म। डी एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए, 2i कैसे, 2i यहाँ पर ये हो गया, सिमिलर है। अब देखिए ए प्लस डी एम इज इक्वल टू 2i, तो आई निकाल लिए, आई इज इक्वल टू ए प्लस डी एम बटा में क्या है, डी एम नहीं डेल एम है, डेल एम बटा में 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो R1 बराबर R2 एंड R1 प्लस R2 बराबर क्या है ए। अब यहाँ पे कैसे क्या बोल दीजिएगा भैया, देखिए R1 कहाँ पे है, R2 कहाँ पे, दोनों यहाँ पे बराबर होता है, यहाँ पर दोनों एंगल दिख रहे हैं ना, बराबर होगा, और दोनों को ऐड करने के बाद ए आएगा। ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, किसी ट्रायंगल में पढ़े होंगे, तो R1 बराबर R2 दोनों का जोड़ने पे ऐड ए आएगा, ए के बराबर। ट्रायंगल का नियम रूल होता है कि दो को बाहर का जोड़िएगा ना तो आपका अंदर के बराबर इसके बराबर आता है। ठीक है, तो ट्रायंगल का रूल है, तो दोनों का जोड़ के ए लिख दिए। चलिए R1 प्लस R2 यहाँ पे याद रखना होगा आपको, किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, एक के बराबर, तो 2R1 इज इक्वल टू ए, तो R1 इज इक्वल टू 1/a/2। ठीक है, R1 निकल गया, और ऊपर में क्या निकल गया था, आई निकल गया था। ठीक है, तो बस हम लोग का काम हो गया, आई निकल गया R1। तो यूजिंग द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि म्यू इज इक्वल टू साइन ए बटा में क्या, साइन आर। ठीक है ना, इसको लिख सकते हो 1/2, बात बराबर है, तो साइन ए बटा में साइन आर। तो आई के जगह पर हम लोग निकाले थे, आर के जगह पर निकाले थे, कितना आसान हो गया, वैल्यू निकाल दिए, बैठा दिए, पुट कर दिए, हो गया, प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। देख लिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो हो गया, यही हम लोग को प्रूफ करना था, देख रहे थे, हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बस खाली देखने में लग रहा था सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं, उसको देखिएगा तो आसान से बन जाएगा। कुछ नहीं किया कि यहाँ से डायरेक्ट बनाना स्टार्ट किए, ये जो फार्मूला बोला कि डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। ठीक, तो आई बराबर ई, तो देन मान लिया कि अगर आई बराबर ई है देन डी बराबर डी है, तो आई बाई 2i, आई के यहाँ से निकाल लिए, आई का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे,
और R1 R2 करके यहाँ से हमको R1 का निकाल लेंगे और स्नेल्स लॉ फॉर्मूला बैठा दिए। 2 लाइन का था, तो खत्म हो गया। चलिए 18 नंबर और 19 नंबर, 18 हो गया, 19 है, 19 आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो देख लीजिए इसको भी जल्दी से खत्म करेंगे। व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर? सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड क्या है, एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन लिख लीजिए, साथ इस बार दे भी दे, इस बार भी दे दे मेरे अनुसार। चलिए देगा ही देगा, कन्फर्म देगा। अभी जो क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे इसी में एक फिक्स देगा, लिख लीजिए। नहीं देगा तो बोलिए कि भाई आप तो झूठ बोलते हैं। ठीक है, हम झूठ कभी नहीं बोलते हैं, बात मान लीजिए। चलिए थोड़ा सा मजाक हो गया। सेमीकंडक्टर क्या होता है ना, आर द दोज मटेरियल्स विच हैव द कंडक्टिविटी, क्या कंडक्टर जनरली क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में होता है। ठीक है ना, सॉरी, बीच द कंडक्टिविटी बिटवीन क्या है, कंडक्टर्स। ठीक है, जनरली मेटल होता है, एंड नॉन कंडक्टर जनरली इंसुलेटर यानी कि सेरामिक्स, जो चीनी मिट्टी का बर्तन होता है। यानी कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में जिसका कंडक्टिविटी रहता है, तो वैसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सेमी कंडक्टर डिवाइस हो गया। तब इसमें पूछा एक और कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर चैप्टर आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़िएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सटेंसिंग क्या होता है, 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। आपका इंट्रिंसिक प्योर रहेगा, एक्सटेंसिंग एक्स मैंने क्या, एक्स्ट्रा बाहर चला गया, एक्स तो बाहर जाने के बाद प्योर नहीं रहेगा, तो बाहर चला गया तुम इम्प्योर हो गए, ऐसे करके याद रखिए। और एनी बटा में एन एच होता है इसमें, एनी नॉट इक्वल टू एन एच। एनी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और एन एच आपका नंबर ऑफ होल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल रहता है इसमें, और उसी से आपका क्या होता है, करंट फ्लो करता है आसपास में इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण, इसमें आपका बराबर नहीं रहता है। ठीक, चलिए, अरे फिजिक्स में आप लोग को टाइम नहीं मिल पाया ना, तो पढ़ा देते हैं इतना अच्छा से ना कि सभी का बेस्ट रिजल्ट आता है। तब जो भी है जितना बनेगा इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, ठीक है, सब कुछ करा देंगे। चलिए, क्योंकि इंग्लिश इकोनॉमिक्स था ना, तो इसलिए नहीं रहता, तो डायरेक्ट फिजिक्स तो अब लोग तो खत्म करते सब। क्या बोल रहे थे, चलिए ठीक है। लो कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, हाई कंडक्टिविटी एट कहाँ पे, रूम टेम्परेचर, किस में, एक्सटेंसिव बाहर चला गया ना, तो बाहर जाने के साथ ही समझिए कि सब कुछ इसका हाई हो गया। तो लो कंडक्टिविटी रहता है रूम टेम्परेचर पे, इसका हाई हो गया। ठीक है, बाहर गया तो इम्प्योर हो गया, अब बाहर गया तो इसका बराबर भी नहीं है। इस टाइप से याद रखिएगा तो याद हो जाता है। चलिए, कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इसका नहीं करेगा। बाहर जाने वाला का कहीं से कोई गुंजाइश, बाहर चला गया तो नहीं, तुम्हारा रिजल्ट आएगा, पढ़ाई करोगे। तो कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड एंड क्या है, सिग्निफिकेंटली ऑन नॉन टेम्परेचर पर उतना डिपेंड नहीं करता है। सब निगेटिव आ गया, बराबर नोट बराबर, इम्प्योर है तो इम्प्योर आ गया, लो कंडक्टिविटी हाई हो गया। तो इस टाइप से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बारे में बता दिया बहुत अच्छे से, तो दोनों को याद कर लीजिएगा, सेमीकंडक्टर के टाइप होते हैं। चलिए, सेकंड था कि राइट द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डिस्टिंग्विश एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर जो देखिए अभी आप देखिए, यहाँ पर जो देखें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो देखें, तो इंट्रिंसिक तो ठीक है, ये आपका प्योर है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। ये आपका इम्प्योर है, इसमें कुछ मिलावटी रहते हैं, तो मिलावटी होकर 2 टाइप के बन जाते हैं, एक्सट्रिंसिक 2 टाइप के, एक एन टाइप का, एक पी टाइप का। तो उसी का यहाँ पर व्याख्या लिखा हुआ है, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, तो देखिए एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। तो एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है ना, व्हेन ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, देन इट इज गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर पेंटावेलेंट यानी कि जिसका वैलेंसी 5 होता है, तो उसको ऐड करते हैं किस में, इम्प्योरिटीज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर, देन इट इज गेट क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एंड व्हेन ए क्या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर, देन वी गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। हो गया। अब देखिए, अब इम्प्योरिटी को ऐड किए तो खत्म हो गया, प्योर में इम्प्योरिटी ऐड आ गया तो इम्प्योर हो गया, यानी कि एक्सटेंसिक बन गया। चलिए, मेजोरिटी चार्ज करिए, यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंसिक ही ना होगा पार्ट, पार्ट ठीक है वही होगा, हमको लगा बोल रहे हैं क्या, वही होगा। चलिए, मेजोरिटी चार्ज करिए, इसमें क्या होंगे, चार्ज के होल होंगे, और उसका मेजोरिटी चार्ज करिए क्या होगा, होल्स, और मिनोरिटी क्या होगा, इसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि ज़्यादा जो चार्ज करियर वाला होगा, देखिए इसको अच्छे से बताते हैं, जो ज़्यादा चार्ज करियर होगा, कैरियर चार्ज को ढोने वाला, तो मेजोरिटी चार्ज करियर इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें आपका मेजोरिटी होल रहेगा। ठीक है, इसमें आपका मिनोरिटी कम होल, इसमें मिनोरिटी चार्ज करियर इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 ही ना चार्ज होते हैं करियर चार्ज को ढोने वाले, या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या तो होल्स होंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें ज़्यादा रूप में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, कम रूप में क्या, होल्स। इसमें ज़्यादा आपका होल्स रहेगा, कम आपका क्या बोलते हैं, कम इलेक्ट्रॉन्स रहेगा जो भी। तो
इसके बाद और क्या है, चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग, यानी कि क्लास एंड होने वाला है। आई थिंक 54-55 मिनट अप्रोक्स 1 घंटा लग ही गया, और कल आपका था 30-35 मिनट, उन्हें 1.5 घंटा का हम लोग सब बना दिए, 1-2 छोड़े भी, तो एग्जाम में तो और कम ही बनाना रहता है, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा ही बोलते 200 में टाइम चला जाता है, ठीक है। तो बाकी और कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आप लोग का सपोर्ट दिखाइए कि ना भैया सपोर्ट दिखा रहा है, तो हमको भी दिखा रहा है। और क्या करना है, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर विथ योर क्लासमेट, एक क्लासमेट को भेजिए कि प्रीवियस ईयर का भैया दे रहे हम लोग सोल्यूशन, और देखो समझो सीखो और आगे बढ़ो, पढ़ाई करते रहो। सबका नॉलेज योर आशुतोष बेस्ट ऑफ लक, सभी रिजल्ट ढाका बनाइए और 90+ स्कोर करिए, ताकि मेरा मिजाज खुश रहे कि वाह कुछ कुछ स्टूडेंट हमारे तरफ से भी कुछ सपोर्ट लेकर बेस्ट रिजल्ट किए। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग, सभी को बेस्ट ऑफ लक। कोई भी दिक्कत कमेंट जरूर करिएगा, हाँ भैया हमको थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।